हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं। सन 2025 के पेपर का सलूशन मेरा चल रहा था। सेक्शन ए का सलूशन भेज दिया, सेक्शन बी का सलूशन हमने भेज दिया, सेक्शन सी का भी सलूशन भेज दिया। आज मैं सेक्शन ई का सलूशन भेज रहा हूं। प्यारे बच्चों, पेपर लंबा था, पेपर 3 घंटे का है। जाहिर सी बात है कि वीडियो को मुझे कट करके छोट बनाना पड़ा। ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग और ई का अलग जा रहा है। तो आज ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन ई का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। सेक्शन ई के एक क्वेश्चन, जो कि लास्ट सेक्शन ई है, इसका एक क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स जो है। तो प्यारे बच्चों, इसको मिस न होने दीजिएगा। अब चलते हैं हम आपके वीडियो लेकर के। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपका है। क्वेश्चन पेपर सन 2025 का पेपर है प्यारे बच्चों, और सेट 2 है। ये क्वेश्चन पेपर सेट 2 है। यानी प्रश्न जब पेपर में जब आप आंसर शीट लिखिएगा तो ये कोड जरूर लिखिएगा 5622। जो भी कोड लिखा होगा, कोड आपको लिखना पड़ेगा। रोल नंबर पेपर में जरूर लिखिएगा प्यारे बच्चों। अब सारे सेक्शन का हमने सलूशन भेज दिया है। अब ये सेक्शन ई है प्यारे बच्चों। सेक्शन ई है, इसमें कई एक रिएक्शन है, ABCDE कंपाउंड बन रहे हैं। आपको ABCDE का पहचान करना है और इक्वेशन लिखना है। ये 5 मार्क्स का है। या फिर इसे न करके आप 31 का ए है तो 31 का बी, जो है फेनॉल को जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, प्रोपीन को जब डाइबोरेन से ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम टर्सरी ब्यूटैक्साइड को जब क्लोरोमेथेन से रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है। कुछ टेस्ट हैं प्यारे बच्चों, IUPAC नॉमेनक्लेचर है और कुछ कन्वर्जन है यहाँ पर। फिर और है 31A 31B, इसी तरह से 32A और 32B है प्यारे बच्चों। इधर हिंदी है, इधर इंग्लिश है। ये है बी, ये कुछ लिखा हुआ है, मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पेपर सॉल्व किया है। आपको सॉल्व मैं अलग से दिखाता हूँ। 32B है, कुछ रिएक्शन है जो कि मिसिंग है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक टाइप का है, मिसिंग है। तो मिसिंग को हमने सॉल्व किया है, आपको भरवाते हैं उसे। तो ये 32 का बी है। 33 का, अब आ जाए 33 का ए है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो कि ये सभी 5-5 के 3+2 5-5 मार्क्स के हैं प्यारे बच्चों। और 33 का ये बी है। और 33 को देखें, 33 का ए में और बी में दो क्वेश्चन है, दोनों में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। 33B ए और बी है। इसमें कुछ लिखना है सेल पोटेंशियल, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल मैं बार बार कहूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल के बारे में डायग्राम आपको नहीं मिलेगा मेरे सॉल्यूशन में, आप डायग्राम अलग से याद कर लीजिएगा, है ना, फ्यूल सेल का। बाकी हम पॉइंट दे देंगे, कुछ कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो चलते हैं प्यारे बच्चों वीडियो को लेकर के, क्योंकि वीडियो बहुत ही थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। 5-5 नंबर का 5 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से लेकर के चलना होगा प्यारे बच्चों, काफ़ी ध्यान से लेकर चलना पड़ेगा। तो और क्वेश्चन भी मैं लिखते जा रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका सलूशन आपको मिलेगा देखने को। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आयन आर्गेनिक 31 का ए है, ध्यान दीजिए। आयन आर्गेनिक कंपाउंड ए, कोई आर्गेनिक समझते चलिए, क्योंकि आपको भी पेपर ऐसे ही पढ़ना होगा। आयन आर्गेनिक कंपाउंड ए, कोई आर्गेनिक कंपाउंड ए है, अब उसका नाम आपको नहीं बताया जा रहा है, आप तुरंत समझ जाएंगे। ए मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। अब जो आर्गेनिक कंपाउंड ए है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, स्ट्रक्चर नहीं दिया है, ध्यान दीजिए। ऑक्सीडाइजेज विद क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3 टू फॉर्म ए कंपाउंड बी। अब आप समझ लो, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, जो है ना, तो ज़्यादातर तो एल्डिहाइड बनता है। तो आप समझिए कि बी बन जाता है। चलिए, अब बी का क्या होता है, कंपाउंड बी ऑन वार्मिंग। अब बी को थोड़ा गर्म कर दूं प्यारे बच्चों। ऑन वार्मिंग विद आयोडीन एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH।
आयोडीन एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। आप समझ लीजिए, NaOH और आयोडीन हो तो कौन सा रिएक्शन होगा। मैंने वीडियो में पढ़ाया था आयोडोफार्म टेस्ट। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर खोलिए प्यारे बच्चों, तो आपको मिलेगा आयोडोफार्म रिएक्शन। तो यहाँ पर आयोडोफार्म है, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। आप कंपाउंड सी, तो सी बनता है, सी बनेगा मतलब आयोडोफार्म ही बनेगा। ध्यान दीजिए, कुछ आइडिया काफ़ी मिलती जा रही है बीच बीच में। फिर कंपाउंड ए इज हीटेड, फिर ऊपर की ओर बात रहे, अगर ए को डायरेक्ट हीट कर दें, ये तो ए को बी मिलाया, बी को सी मिलाया, अब ऐसा किया जा रहा है कि कह रहा है कि अगर ए को हीट कर दिया जाए विद कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन गिव्स कंपाउंड डी। डी बन जाता है डायरेक्ट। अगर ए को हम गर्म करें तो डायरेक्ट डी बन जाता है। किसके साथ गर्म करें, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इतने टेम्परेचर पर 413 केल्विन पर। तो व्हिच ऑन रिएक्शन विद एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड, अब डी का जो है, डी जो बनता है, अब उसको अधिक HI हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिकता में, मतलब काफ़ी एक्सेस क्वांटिटी में उसका रिएक्शन करा देते हैं, तो गिव्स कंपाउंड ई। तो अब आइडेंटिफाई कंपाउंड A B C D एंड E। तो प्यारे बच्चों, ए का दो तरीके से रिएक्शन चल रहा है। ए का बी में गया, सी में गया, फिर ए को डायरेक्ट गर्म किया जा रहा है, डी बना, डी का HI से रिएक्शन कराया जो आयोडोफार्म बना। तो अब आप देखिए रिएक्शन कैसे है। तो यहाँ पे कंपाउंड ए है। अब आप सॉल्यूशन, ये आंसर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर कंपाउंड ए लिखा है, मैंने नीचे लिख दिया है। कंपाउंड ए का दो रिएक्शन दिखाया जा रहा है, एक इधर यानी BC और एक इधर डायरेक्ट जो गर्म किया जा रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, D और फिर E बन जा रहा है। तो यह ए का दो रिएक्शन दिखाया जा रहा है, एक इधर इस डायरेक्शन में, एक इधर जो है। तो पहले चलते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ, जैसा कि आपको बताया गया था प्यारे बच्चों, ये अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल होगा, अल्कोहल का क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। तो कंपाउंड ए पहचान गया ना, तो कंपाउंड ए पहचान गए आप। कंपाउंड ए को कैसे पहचाना, क्योंकि जब क्रोमियम ट्राईऑक्साइड हम यूज करते हैं, फार्मूले के हिसाब से देखिए तो 2 कार्बन है, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, फार्मूला मिल गया ना, तो अल्कोहल होगा ये। अब क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के वजह से पहचान लिया गया कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में यूज किया जाता है। और अल्कोहल किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड में प्यारे बच्चों, यहाँ पर एल्डिहाइड में बदल जाता है। अच्छा, तो अब ये बी बन गया, ए की पहचान हो गई और बी की भी पहचान हो गई। अच्छा, अब इस एल्डिहाइड का जब आप देखेंगे मेन चैप्टर में, जब हमारा मेन चैप्टर जा रहा है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उस पर हाइलोफार्म रिएक्शन आप मास्टर के अमलाशंकर लिख करके आप डालेंगे तो आपका हाइलोफार्म रिएक्शन का वीडियो खुल जाएगा। देखिए एल्डिहाइड को उसमें मिलेगा, ये एसिटाल्डिहाइड है, NaOH है प्लस I2 कह रहा है, NaOH और आयोडीन के प्रेजेंस में। तो प्यारे बच्चे, वो आयोडोफार्म बनेगा, CHI3 C कंपाउंड बन गया आयोडोफार्म, जो कि किस कलर का होता है, येलो रंग का होता है, येलो रंग का होता है C। तो इस तरह से ABC। ए का कैसे पहचान किया गया, फार्मूले की वजह से, और अब फार्मूले के वजह से ही नहीं बल्कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एक्चुअली किसके ऑक्सीडेशन में यूज किया जाता है, प्राय अल्कोहल की। तो अल्कोहल मिल गया आपका। अब चूंकि ऑक्सीडेशन के बाद बनता क्या है, एल्डिहाइड बनता है, बी का पहचान हो गया। अब आयोडोफार्म में क्या बनता है, आयोडोफार्म टेस्ट में ये आयोडोफार्म बना, CHI3 पीले रंग का है। चलिए, तो ABC की आइडेंटिफिकेशन हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक रिएक्शन और बता रहा है कि ए को अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पर, एसिड के प्रेजेंस में 413 केल्विन पर गर्म कर दें प्यारे बच्चों, तो अब ये रिएक्शन आप देखोगे, अल्कोहल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हीटिंग होना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। एथिल अल्कोहल एथेनॉल का 2 मॉलिक्यूल लेकर के गर्म करेंगे, है ना, तो क्या बनेगा, एथॉक्सी एथेन, CH3 CH2O CH2 CH3, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों, एथॉक्सी एथेन यानी कंपाउंड डी बन गया। जब भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के
प्रेजेंस में 413 केल्विन पर हम गर्म करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा, ये इसको 2 मॉलिक्यूल लेना होगा और ईथर बनेगा, एथॉक्सी एथेन बन जाएगा, डी बन गया। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, याद रखिए अल्कोहल को जब भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने लिख दिया है यहाँ 2 मॉलिक्यूल यहाँ के लिए। अच्छा, अब फिर कहा जा रहा है कि डी विच ऑन रिएक्शन विद एक्सेस HI, डी जो बना हुआ है एथॉक्सी एथेन मतलब डाई एथिल ईथर, अगर उसको एक्सेस HI के प्रेजेंस में रिएक्शन किया जाए तो एक कंपाउंड ई बनता है। तो ई का पहचान करो तो क्या हो जाएगा, जो है एथिल आयोडाइड बन जाएगा। और क्या बनेगा, एथिल 2 मॉलिक्यूल, देखिए ये CH3 है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे एथिल आयोडाइड का 2 मॉलिक्यूल ले लो, एथिल आयोडाइड का 2 मॉलिक्यूल ले लो। अब यहाँ से बांड टूट जाएगा, यहाँ से बांड टूट जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ से बांड टूट जाएगा, और ये 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा 2CH3CH2I। अब आयोडीन कितना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, 2I आ गया यहाँ पर, 2I और 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन H2O पानी निकल गया यहाँ पर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या हुआ, ए क्या है, यहाँ पर लिखा हूँ आंसर, देखिए एक लाइन यहाँ खींची हुई है, तो मैं दूसरे पेज पर नहीं ले जाना पाया क्योंकि बच्चों को पेज पलट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी पहचानने में, तो मैंने इसी में एडजस्ट किया है। ये लाइन खींची हुई है, आपका आंसर आपको बोर्ड में ऐसे लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा लाइन आपको सीधी लिखना है। तो यहाँ देखिए आपका आंसर ए क्या है, ए एथेनॉल है, CH3CH2OH, ए का पहचान हुआ, एथेनॉल मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर। अब बी क्या है, बी का आइडेंटिफिकेशन क्या हो रहा है, CH3CHO एथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड हो गया, चलिए बी हो गया। अब सी है, सी क्या बना, आइडोफार्म है, आइडोफार्म येलो, देखिए CHI3 आइडोफार्म हो गया। अब डी क्या है, डी यहाँ पर है, डी ये देखिए जब गर्म किए हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया गया है एथेनॉल को, तो कंपाउंड डी बना है। डी क्या है, एथॉक्सी ईथर CH3CH2O CH2CH3 CH3CH2O CH2CH3 एथॉक्सी एथेन मतलब डाई एथिल ईथर हो गया। अब इस एथॉक्सी एथेन का एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा प्यारे बच्चों, जो है ये आयोडो एथेन बनेगा या एथिल आयोडाइड। ये देखिए ई यहाँ पर मैं लिख दिया थोड़ा एडजस्ट करके, जगह का एडजस्टमेंट बना करके, ये ई है CH3CH2I, जो लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पर ई बना हुआ है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ इसका क्या है CH3CH2I। अब 2 मॉलिक्यूल नहीं लिखा जाएगा, 2 मॉलिक्यूल तो इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। CH3CH2I है प्यारे बच्चों, एथिल आयोडाइड या आयोडो एथेन। तो इस तरह से प्यारे बच्चे इसको नोट कर ले, तो अगले पेज पर हम अगले क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं आपसे। पहले इसको नोट कर लें, वेरी गुड। ये 5 नंबर लाएगा, ये 5 नंबर का मार्क्स है प्यारे बच्चों। अब इसमें याद रखिए क्रोमियम ट्राईऑक्साइड NaOH और I2 रहे तो समझ लीजिएगा आइडोफार्म रिएक्शन है, और अगर इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जा रहा है समझिए कि ईथर बनेगा, 2 मॉलिक्यूल लेना है, फिर HI के साथ रिएक्शन करना है, समझ जाइए प्यारे बच्चों ये बांड टूट जाएगा और एथिल आयोडाइड बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये है, आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ABCDE की आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, 5 नंबर आपके मार्क्स तैयार हो गए। आगे बढ़ता हूं। अब या तो देखिए 31 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31 का ए था। अब अगर आप उससे नहीं कर पाते हैं तो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन ये लिखा गया ROR। अगर आप 31 का ए क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो 31 का बी है। देखिए 31 ए और बी को डिवाइड, 31 क्वेश्चन को ए और बी में डिवाइड कर दिया गया है, तो बी है। बी को ए पार्ट है, बी का ए पार्ट है, फिर बी का बी पार्ट होगा, बी का सी पार्ट होगा। तो पहले बी का 31 बी का क्वेश्चन क्या है, राइट केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फॉलोइंग रिएक्शन क्या है भाई, पहला
फेनाल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। पहला क्वेश्चन है ए में, ए का पहला पार्ट है, देखिए फेनाल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो क्या बनेगा? तो प्यारे बच्चों ये आंसर है। ये फेनाल आपने लिख दिया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है प्यारे बच्चों। नाइट्रिक एसिड इस तरह से टूटता है HONO2, होनो टू प्यारे बच्चों। तो नाइट्रिक एसिड का 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे और 3 नाइट्रो ग्रुप हमें मिल जाएगा। जब 3 मॉलिक्यूल लेंगे 3 नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा और 3 ठो OH है, 3 OH और आर्थो पैरा पर जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन निकलेगा। और तो इस तरह से 3 हाइड्रोजन और 3 OH मिल करके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा प्यारे बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल 3H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब ये OH रहेगा, ये NO2, देखिए 3 NO2 मैंने कहा ना, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 NO2 मिला, एक NO2 यहाँ पर, एक NO2 यहाँ पर, एक NO2 होने पर क्या हुआ? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनाल। क्यों आर्थो पर पैरा पर गया? क्योंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्यारे बच्चों, OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप को ये आर्थो पर भेजेगा, पैरा पर भेजेगा। तो 1 2 ये आर्थो है, 1 4 ये पैरा है, 1 6 ये आर्थो है। तो इस तरह से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनाल बन जाता है प्यारे बच्चों। तो 31B का ए में पहला क्वेश्चन है। अब 31B का ए में दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रोपीन इज ट्रीटेड विद B2H6 डाइबोरेन, इसे कहते हैं B2H6 को डाइबोरेन, B2H6 को प्यारे बच्चों डाइबोरेन कहते हैं, डाइबोरेन है ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। प्रोपीन इज ट्रीटेड विद B2H6 फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन परऑक्साइड OH-। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसे कराया जाता है, ध्यान दीजिए। यहां पर थोड़ा सा हम B2H6 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो BH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तब B2H6 को हम BH3 कर ले लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 है ना। तो ये हो जाएगा, तो बोरेन बन जाएगा, बोरेन, ये बोरेन है, डाई शब्द हट जाएगा। तो अब देखिए ये प्रोपीन है, यहाँ पर प्रोपीन लिख लिया। प्रोपीन इज ट्रीटेड विद B2H6 फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2 OH-। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब प्रोपीन लिख लो प्यारे बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन लिख लिया। अब किससे ट्रीटेड किया जा रहा है? डाइबोरेन से। तो डाइबोरेन न लिख करके बोरेन लिखो प्यारे बच्चों, डाई शब्द हटा दो, 2 से डिवाइड करके बोरेन, BH3 ये जो सर्किल में है ये मैंने BH3 लिख दिया है। ये BH2H माने BH3 तो है, इस हाइड्रोजन को अलग कर दिया क्योंकि रिएक्शन करेगा, ये BH3 ही है। ये आप BH3 को ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, HBH2 है ना, HBH2। तो अब देखिए यहाँ पर BH3 है, बोरेन है। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, THF है, ये सॉल्वेंट का काम करता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ये THF के प्रेजेंस में हम बोरेन का रिएक्शन कराते हैं प्रोपीन से। THF क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। प्यारे बच्चों ये THF का फार्मूला है, देखें ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, यही है THF। इसको आक्जोलेन भी कहते हैं, ROR या आक्जोलेन, ROR है या आक्जोलेन, OXOLANE। तो THF है, हालांकि आपका इसका फार्मूला देने की जरूरत नहीं थी लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। तो THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के प्रेजेंस में बोरेन का रिएक्शन प्रोपीन से कराया जाता है प्यारे बच्चों। तो होता क्या है, इस बोरेन का डबल बॉन्ड कार्बन 2 ठे हैं। पहले ध्यान दीजिए, इस मॉलिक्यूल में प्रोपीन में डबल बॉन्डेड कार्बन 2 ठे हैं, एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। अब प्यारे बच्चों ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर जुड़ेगा CH से,
तो देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, और बाकी BH2 कहाँ जुड़ गया, ये CH2 वाले से, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रोपीन का एक मालिक्यूल हुआ, फर्स्ट मालिक्यूल, ध्यान दीजिए, प्रोपीन का फर्स्ट मालिक्यूल बोरेन से रिएक्शन किया। अब प्रोपीन का सेकेंड मालिक्यूल, फिर थर्ड मालिक्यूल, 3 बार जुड़ेगा, और बोरेन वही रहेगा। बोरेन में हाइड्रोजन घटता जाएगा। तो आप देखो प्रोपीन का पहला मालिक्यूल, ध्यान दीजिए, पहला मालिक्यूल जब जुड़ गया तो डबल बॉन्ड प्यारे बच्चों खत्म हो गया। फिर प्रोपीन ले आते हैं, देखिए यही प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर वही प्रोपीन लाया भाई, प्रोपीन। अब इसमें देखिए जो ये बना है, फिर इसी में प्रोपीन जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए CH3, ये CH2 हो गया, ये पूरा क्या बन गया CH2, ये भी CH2। तो अब क्या हो जाएगा, ये BH में BH2 के साथ कई हाइड्रोजन है, अब 2, तो एक हाइड्रोजन खर्च हो जाएगा, एक हाइड्रोजन प्यारे बच्चों खर्च हो जाएगा इसमें जुड़ने में, एक हाइड्रोजन खर्च हो जाएगा इसमें जुड़ने में, यहाँ लग जाएगा, तो बाकी BH बचेगा। तो अब देखिए इसको हम क्या कर दिए, CH3 CH CH2 को CH3 CH2 CH2 ट्वाइस लगा दिया, ट्वाइस लगा दिया, है ना। यही ये देखो एक बार तो है ही है, ये CH2 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 एक बार है, अब एक ये भी आ गया, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ये भी CH3 CH2 CH2 हो जाएगा, ये भी CH3 CH2 CH2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ना BH2 के पास। तो अब एक हाइड्रोजन दे देगा ये, तो यहाँ पर केवल BH बचा। अब पूरे ब्रैकेट में हमने ट्वाइस कर दिया। आपको लगता होगा कैसे 2 बार आ गया, अरे भाई एक बार तो ये है ना, एक बार तो ये है ना, याद है, अब एक बार ये भी बन गया, तो CH3 CH2 CH2 ट्वाइस BH, अभी एक बार और होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक ठो हाइड्रोजन और बचा है, एक हाइड्रोजन, तो एक प्रोपीन और लाओ भाई, एक प्रोपीन और आ गया। तो प्रोपीन का पहला मालिक्यूल, प्रोपीन का यहाँ दूसरा मालिक्यूल, अब प्रोपीन का यहाँ पर प्यारे बच्चों तीसरा मालिक्यूल है, तीसरा मालिक्यूल। क्यों 3 मालिक्यूल लिया, ये भी तो आप दिमाग में दोहराओ, प्रोपीन का क्यों 3 मालिक्यूल यूज कर रहे हो, क्योंकि आपने लिया क्या है BH3, और BH3 में कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 3। अब तीनों हाइड्रोजन को बारी बारी से हटाना है ना प्यारे बच्चों, इसीलिए प्रोपीन का 1 मालिक्यूल 2 मालिक्यूल, फिर 1 मालिक्यूल 2 मालिक्यूल, फिर तीसरा मालिक्यूल, फिर वही लगेगा। अभी अब की बार ये हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, अब देखिए यहाँ पर दो लगा है, अब 3 हो जाएगा, देखिए फिर हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये वाले में इस पे जुड़ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, CH2 है ही है, सिंगल बॉन्ड, देखिए CH3 CH2 CH2। अब यहाँ ब्रैकेट बना के प्यारे बच्चों 3 टाइम्स लिख दिया, 3 टाइम्स, अब केवल B बचा है, अब यहाँ BH है, अभी देखो यहाँ पर BH2 था, अब यहाँ BH हो गया, अब यहाँ केवल B बचा। अच्छा ये बना, अब इसको कहते हैं ट्राई प्रोपिल बोरेन, ट्राई प्रोपिल बोरेन, बोरान लगा है ना। अच्छा अब क्या है, यहाँ पर देखिए ऐसे एरो बना है यहाँ पर, अब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का 3 मालिक्यूल लिया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन, और इसी में हाइड्रोलाइसिस वाटर भी है। तो अब क्या बनेगा, क्योंकि 3 है ना, तो 3 मालिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल बनेगा, देखिए ये 3 है ना यहाँ पर, तो 3 CH3 CH2 CH2 OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर बोरान हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा, और प्रोपेन 1 आल बनेगा, यही आपका प्रोडक्ट है। अब बदले में क्या बनेगा, H3BO3 बोरिक एसिड बन जाएगा, H3BO3 बोरिक एसिड, ये B हट जाएगा और H3BO3 बोरिक एसिड बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आपका ये भी आपका जो है पूरा 5 नंबर का बनेगा। अभी क्वेश्चन और है आगे, सब मिला के 5 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का जवाब हुआ, प्रोपीन इज ट्रीटेड विद B2H6 फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2OH। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसे कहते हैं, पूरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 3 बार प्रोपीन का यूज किया जा रहा है, क्योंकि BH3 आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार प्रोपीन का इस्तेमाल किया तो एक H हट गया, BH2 बचा। दूसरी बार प्रोपीन का इस्तेमाल किया, फिर एक हट गया तो BH बचा। तीसरी बार प्रोपीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये H
खत्म हो गया, केवल बी बचा। अब इसका आपने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2, तो H2O2 के प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा देते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल बन जाता है, 3CH3CH2CH2OH, और बोरिक एसिड बन जाता है H3BO3, बोरिक एसिड H3BO3 बोरिक एसिड बन जाता है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करता हूँ। नोट कर लीजिए, वेरी गुड, नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बोर्ड के क्वेश्चन को मिस न होने दें, ठीक है, अच्छे से नोट कर लें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे आगे प्रोसीड करता हूं। अब उसी का जो है तीसरा, उसी का तीसरा क्वेश्चन है ना, उसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड इज ट्रीटेड विद क्लोरोमेथेन, यानी मेथिल क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों ये इशारा क्या कर रहा है, ये जो क्वेश्चन पढ़े देखिए, सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड इज ट्रीटेड विद क्लोरोमेथेन, यानी मेथिल क्लोराइड। प्यारे बच्चों एक तरह से ये ध्यान दीजिए, विलियमसन सिंथेसिस है। ईथर बनाने में प्यारे बच्चों हमेशा ये विलियमसन सिंथेसिस, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हालांकि पूछा नहीं गया है। विलियमसन सिंथेसिस प्यारे बच्चों SN2 रिएक्शन होता है। एक तो आपका यहीं पर तैयार हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। विलियमसन सिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है, SN2। और विलियमसन सिंथेसिस की खासियत क्या है कि सोडियम अल्काक्साइड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो जाए चलेगा, लेकिन अल्किल हाइलाइड हमेशा प्राइमरी होगा। 1 डिग्री होगा प्यारे बच्चों, कोई कार्बन नहीं है तो ये भी 1 डिग्री माना जाएगा। मेथिल क्लोराइड अल्किल हाइलाइड हमेशा प्राइमरी होगा। विलियमसन सिंथेसिस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्किल हाइलाइड हमेशा प्राइमरी होगा, लेकिन सोडियम अल्काक्साइड में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी चलेगा, लेकिन अल्किल हाइलाइड प्राइमरी होना चाहिए। अगर अल्किल हाइलाइड प्राइमरी नहीं होगा तब तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो विलियमसन सिंथेसिस नहीं चलेगी, वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो हालांकि उसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, कहा जा रहा है कि सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड इज ट्रीटेड विद क्लोरोमेथेन, यानी मेथिल क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों तो सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड हो गया, सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड है, ठीक है। अब ये विलियम मैंने नाम भी लिख दिया है, हालांकि क्वेश्चन में सब पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपका और भी तैयारी हो जाए। तो ये सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड है और मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन हो रहा है। ये SN2 रिएक्शन है, ये मैंने अपने से लिख दिया कि आप जानते रहो। और कौन सी रिएक्शन है ये, विलियमसन सिंथेसिस है। अब प्यारे बच्चों ये बांड टूटेगा, NaCl अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये CH3 आके जुड़ जाएगा, ये CH3 आके जुड़ जाएगा इस तरफ से, देखिए ये CH3 जुड़ गया। CH3 को हमने इधर लिख दिया है ना, और ऑक्सीजन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने इसको उलट करके ऐसे कर दिया है, टर्शियरी अल्काक्साइड को ऐसे कर दिया है इधर, और ये मिथाइल ग्रुप ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टर्शियरी ब्यूटिल मेथिल ईथर है, प्यारे बच्चों, टर्शियरी ब्यूटिल मेथिल ईथर हो गया ये। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अभी तो इस क्वेश्चन का ए पार्ट हुआ था। ए पार्ट में 1 2 3 क्वेश्चन थे। अब बी पार्ट में देखिए प्यारे बच्चों, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट, ये पेपर का क्वेश्चन है, देखिए, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटन 1 आल एंड ब्यूटन 2 आल। मतलब कोई एक ऐसा टेस्ट बताइए कि जिससे आप ब्यूटन 1 आल और ब्यूटन 2 आल को आप पहचान सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें, उसका टेस्ट कर सकें। कोई एक टेस्ट का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों सबसे बढ़िया टेस्ट है आइडोफार्म, है ना, ये आंसर है। आंसर क्या है, ऑन हीटिंग
विद NaOH प्लस I2, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था आइडोफार्म रिएक्शन या हाइलोफार्म रिएक्शन, है ना। तो NaOH प्लस I2 ब्यूटन 2 गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। अगर ब्यूटन 2 को NaOH प्लस I2 के साथ गर्म करते हैं तो ब्यूटन 2 पीले रंग का येलो प्रेसिपिटेट देता है और उसका नाम क्या है, आइडोफार्म CHI3। जो पीला रंग बनता है वो क्या है, CHI3, आइडोफार्म है उसका नाम। लेकिन ब्यूटन 1 डज नॉट गिव, ब्यूटन 1 प्रेसिपिटेट नहीं देता। तो आपने डिस्टिंग्विश कर लिया ना, जो प्रेसिपिटेट देगा वह ब्यूटन 2 होगा, जो नहीं देगा वह ब्यूटन 1 होगा, है ना। और जो येलो रंग का बना वो क्या है, आइडोफार्म है। चलिए, तो पहले का ये बी पार्ट का क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सी पार्ट है, सी पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। क्या क्वेश्चन है, इसको एसिड स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करना है। फेनॉल, इथेनॉल, वाटर। अब इनको आप अरेंज करिए एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए सीक्वेंस में। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा एसिडिक फेनॉल होता है, फिर वाटर होता है, सबसे कम इथेनॉल होता है। इथेनॉल, देन वाटर, देन फेनॉल। आप सीक्वेंस लिखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, ये आंसर है आपका। इथेनॉल, देन वाटर, देन फेनॉल। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या है, फेनॉल है। सबसे कम कौन है, इथेनॉल है। इस तरह से हमने नीचे लिख दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो प्यारे बच्चे, इसको भी नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें। तो आगे प्रोसीड करते हैं, बहुत बढ़िया, यही सब क्वेश्चन है। आप नोट करते चलो प्यारे बच्चों, नोट कर लें। जी हाँ, आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अब देखिए 32 क्वेश्चन आ गया। 32 का ए हिस्सा है, फिर 32 का बी भी होगा। 30, अभी तो 31 की बात हो रही थी। 31 देखिए कितना लंबा गया, क्योंकि 5 मार्क्स का है ना प्यारे बच्चों, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। अब 32 का ए, अब ए को ए और बी में तोड़ा गया है, सी में तोड़ा गया है। फिर 32 का बी पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए, गिव IUPAC ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH ये क्वेश्चन है आपका। गिव IUPAC ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH लास्ट में एल्डिहाइड है। अब आंसर है प्यारे बच्चों ए का CH3CH डबल बॉन्ड CH तो एल्डिहाइड को प्यारे बच्चों हमेशा एक नंबर देते हैं, 1 2 3 4। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो वर्ड रूट हो गया ब्यूट वर्ड रूट है। फिर डैश दिया। अब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड हमेशा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो भी हो, हमेशा 2 कार्बन के बीच में बनते हैं। तो अब एक का नंबर बड़ा होता है हमेशा, एक का छोटा होता है। तो छोटा वाला नंबर देखिए ये 2 और 3 है ना, 2 और 3 है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो 2 छोटा वाला यूज करते हैं। ब्यूट डैश 2 फिर डैश इनल। अब इन लगा है, इन माने क्या, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, इन। और लास्ट में आल है, आल माने एल्डिहाइड, इन माने डबल बॉन्ड। इन का मतलब होता है, इन मीन्स डबल बॉन्ड, आल मीन्स एल्डिहाइड। तो ब्यूट 2 इनल, ब्यूट डैश 2 डैश इनल, ये IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बी है। ए हो गया, अब ये बी आ गया है। बी में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट, फिर वही टेस्ट पूछा जा रहा है। टेस्ट तो ये आपके जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, माने एल्डिहाइड और कीटोन। ये प्रोपेनल है, प्रोपेनल माने एल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, और प्रोपेनोन माने कीटोन है। ये दोनों को पहचान हो सके, एक कोई ऐसा टेस्ट का नाम बताइए जिससे हम प्रोपेनल प्रोपेनोन को अलग अलग पहचान लें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी वही आइडोफार्म ही टेस्ट है। देखिए आंसर बी है। बी का आंसर ऑन हीटिंग विद NaOH प्लस I2
प्रोपेनोन गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफार्म। तो प्यारे बच्चों, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ हम प्रोपेनोन को गर्म करते हैं तो पीले रंग का आयोडोफार्म का प्रेसिपिटेट बन जाता है। आयोडोफार्म क्या है? CH3। लेकिन वेयर एज प्रोपेनल यानी प्रोपेनल्डिहाइड प्रोपेनल डज नॉट गिव इट इज एन आयोडोफार्म टेस्ट। एक तरह से आयोडोफार्म टेस्ट है। प्रोपेनल्डिहाइड यानी प्रोपेनल आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देता है, आयोडोफार्म नहीं बनाता है, CH3 नहीं बनाता है, पीले रंग का प्रेसिपिटेट प्रोपेनल नहीं देता है, तब क्या देता है? प्रोपेनोन देता है। तो डिस्टिंग्विश हो गया, जो देगा प्रोपेनोन है, जो नहीं देगा वही प्रोपेनल है। तो यह है। अब सी है, सी पार्ट है। अब सी में भी 1 और 2 तोड़ा गया है। हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग? हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टॉलुइन टू बेंजोइक एसिड। आपका ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है? टॉलुइन टू बेंजोइक एसिड, यानी टॉलुइन को बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, टॉलुइन को बेंजोइक एसिड में बहुत से रास्ते हैं बदलने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखें पोटेशियम परमैंगनेट जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और KOH है। पोटेशियम परमैंगनेट और KOH के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं 3O, ऑक्सीजन 3 है, हीट करते हैं तो क्या होगा? पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा प्यारे बच्चों, पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा COOK। जो मेथिल ग्रुप है, जो पूरा मेथाइल ग्रुप है, वो प्यारे बच्चों कितना हाइड्रोजन है? 3 है ना। 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बन जाएगा प्यारे बच्चों। 1 हाइड्रोजन बचा रहेगा और उस वो जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर वो यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए हीट करेंगे तो पहले सबसे पहले पोटेशियम बेंजोएट बनता है COOK। फिर ये हाइड्रोनियम आयन प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअली क्या है? वाटर प्लस हाइड्रोजन आयन। ये इस वाटर में हाइड्रोजन आयन पड़ा रहता है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो क्या हो जाता है? K हट जाता है, KOH फिर बन जाता है ये बेंजोइक एसिड COOH, बेंजोइक एसिड बन जाता है प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, मेथाइल ग्रुप पूरा CH3 ग्रुप इज ऑक्सीडाइज टू COH ग्रुप, यानी पूरा का पूरा मेथिल ग्रुप COOH ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका यही नियम है। CH3 ग्रुप मेथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, मेथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में डायरेक्ट। ये याद रखिए आप, टॉलुइन का मेथाइल ग्रुप डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्यारे बच्चों। इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करूँ। इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें अच्छे से। वेरी गुड प्यारे बच्चों, नोट कर लें। ठीक, अब देखिए उसी सी का दूसरा पार्ट है। सी का दूसरा पार्ट है प्यारे बच्चों, सी का दूसरा पार्ट क्या है? एथेनल टू प्रोपेन प्रोपन टू आल, प्रोपन टू आल। एथेनल है, एथेनाल है, सॉरी एथेनाल है, मतलब एथिल अल्कोहल है, एथेनाल है ये, एथेनाल है। एथिल अल्कोहल को हम प्रोपेन टू आल में कन्वर्ट कर दें तो इसका मतलब कि प्रोपेन टू आल में एक कार्बन बढ़ गया है, एथेनाल में 2 कार्बन है, यानी प्रोपेनाल में 3 कार्बन आ गया। तो कार्बन तो जोड़ना होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर कार्बन जोड़ने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब ये है कि इसका जो ऑक्सीडेशन होगा एथेनॉल का तो बड़ी तेज़ी से होता है, तो इसको हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएं, एथेनॉल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराएं ताकि ये एल्डिहाइड से बढ़ करके एसिड में ना कन्वर्ट। देखिए एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है ना तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड
जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा करें कि एल्डिहाइड तक ही हम इसको रोक लें। इसके लिए पीसीसी यूज किया जाता है। पीसीसी क्या है? पीसीसी पीसीसी पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी का फुल फॉर्म, हालांकि आप पीसीसी लिखिए, इतना पूरा फार्मूला अगर आपको नहीं याद हो सीधे सीधे पीसीसी लिख दिया करिए, लेकिन फुल फॉर्म तो जानना चाहिए प्यारे बच्चों। पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट फार्मूला क्या है? CrO3 C5H5 NaHCl। ऐसे लिखिए CrO3 C5H5 NaHCl, या ऐसे लिख दीजिए C5H5 NaH प्लस CrO3Cl-, है ना। ये जो है यूज किया जाता है, यूज टू कंट्रोल ऑक्सीडेशन। इसको कॉलिन्स रिएजेंट भी कहते हैं, कॉलिन्स रिएजेंट भी कहते हैं प्यारे बच्चों। कॉलिन्स रिएजेंट COLLIN, कॉलिन्स एपॉस्ट्रॉफी कामा है, कॉलिन्स रिएजेंट भी कहते हैं पीसीसी को। अच्छा, अब चले रिएक्शन की बात। तो प्यारे बच्चों, एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे पीसीसी के प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड में बदलेगा। अब एल्डिहाइड किसी भी कीमत पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब यह हुआ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। एथेनॉल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया एसिटाल्डिहाइड में। और मैंने पहले बताया था कि अगर पीसीसी हम हटा दें, अगर हम पीसीसी यहाँ से हटा दें तो ये एल्डिहाइड तुरंत बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसीलिए पीसीसी लगाया गया है ताकि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो एल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड बन गया प्यारे बच्चों, एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड में बदल गया, यानी एथेनॉल में बदल गया। अब यहाँ CH3 है, ये है CH3 MgBr, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। अब यहाँ प्यारे बच्चों देखो 2 कार्बन है, 1 और 2, अब यहाँ पर एक और आ रहा है ना। तो जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इससे कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, और OH जो है जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे OH ग्रुप जुड़ जाएगा, तो सीधे सीधे बन गया आपका जो है प्रोपेन-2-आल, बाकी MgOH-Br निकल के बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये मिथाइल ग्रुप, यही मिथाइल ग्रुप जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाला यहाँ आके जुड़ गया है ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाला जुड़ गया है। और जो ऑक्सीजन था वहाँ एक हाइड्रोजन मिल गया, OH हो गया, OH हो गया वहाँ पर, तो प्रोपेन-2-आल हो गया। तो अब आप देखो कि कार्बन बढ़ा कहाँ से? कार्बन बढ़ाने का मात्र जिम्मेदार कौन है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू ऐड द कार्बन। तो इस तरह से एथेनॉल से प्रोपेनॉल यानी प्रोपन-2-आल बन गया। प्रोपन माने दूसरे नंबर कार्बन पर OH जुड़ा है, इसलिए प्रोपन-2-आल है, पहला दूसरा, तो प्रोपन-2-आल हो गया। अच्छा, अब सी का दूसरा क्वेश्चन था, अब सी का तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी कन्वर्जन है, ध्यान दीजिए। प्रोपेनॉल टू 2-हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल टू 2-हाइड्रॉक्सी, इसको अल्फा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड भी कहते हैं, अल्फा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक भी कहते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो देखिए प्रोपेनॉल है, एल्डिहाइड है, उसको 2-हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड कहते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, आप पहले यहाँ दीजिए प्रोपेनॉल में कितने कार्बन हैं? प्रोपेनॉल में प्रोप मीन्स 3, और यहाँ पर 2-हाइड्रॉक्सी ब्यूट माने 4, यहाँ पे 3 कार्बन। यहाँ पहले वर्ड रूट देखिए, प्रोपेनॉल, तो प्रोप माने 3 कार्बन होगा, ब्यूटेनोइक ब्यूट माने 4 कार्बन, 1 कार्बन कहाँ से आया? तो यहाँ पर अब हर जगह MgBr नहीं है ना, क्योंकि आपको एसिड बनाना है। तो प्यारे बच्चों ये प्रोपेनॉल है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है, एक कार्बोनिल ग्रुप को हमने स्प्लिट करके अलग कर दिया है। अब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, ये जो माइनस के पास ये हाइड्रोजन, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, OH लग गया, है ना। अब कार्बन के साथ CN लग गया, ध्यान दीजिए, कार्बन के साथ साइनाइड लग गया। अब कार्बन के ऑक्सीजन के साथ, कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ OH लग गया, H, तो O के साथ H लगा तो OH बन गया। अब इसको कहते हैं क्या? प्रोपेनॉल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन,
प्रोपेनल्डिहाइड, साइनोहाइड्रीन। अब आप देख सकते हो एक दो तीन कार्बन तो था ना, अब एक कार्बन यहाँ जुड़ रहा है साइनाइड के जरिए, थ्रू साइनाइड एक कार्बन यहाँ जुड़ गया यहाँ पर। बस अब क्या करेंगे, 2H2O HCl, आप इसे हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये क्या करते हैं, OH यहाँ रहेगा। अब ये जो साइनाइड का जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होगा COOH में, COOH में, और ये H रहेगा, और ये N और H 2 दूना 4, 2 2 जा 4, कितना ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों, 4, NH4 और Cl। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने ऑक्सीजन आ गए, 2H2O में कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2H2O, वाटर का मालिक्यूल 2 लिया तो दो वाटर मालिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ COOH H आ गया है, HCl का, HCl का H आ गया, बाकी Cl और 4 हाइड्रोजन NH4 और Cl यहाँ निकल गया। ये हो गया जो है क्या, ब्यूटेनोइक एसिड 2 हाइड्रोक्सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, ये वाला कंपाउंड देखिए ऐसे लिखा गया है, CH3 यहाँ लिखा, CH2 यहाँ लिखा, ये C और H यहाँ लिखा, और इसी CH पर OH लगा है यहाँ लिखा, और COOH यहाँ लिखा, तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड या अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो गया प्यारे बच्चों, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक। तो एक C के तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहा प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। हाँ, आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अच्छे से नोट कर लें, वेरी गुड। अब ROR 32 का A हो गया, अब 32 का B है, 32 का B ROR अगर उसे न कर सकें तो इसे करें, 32 का है, तो इसमें क्या है, कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट या प्रोडक्ट। कुछ ऐसे इक्वेशन दिए हैं कि कभी कभी स्टार्टिंग मटेरियल मिस कर रहा है, कोई रिएजेंट मिस कर रहा है, या प्रोडक्ट मिस कर रहा है। स्टार्टिंग मटेरियल मिस कर रहा होगा, कोई रिएजेंट मिस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट मिस कर रहा है, उसको आप कंप्लीट करिए। अच्छा, अब 32 के B में ABC कई क्वेश्चन हैं, तो 32 के B कैपिटल B है, उसमें कई क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहले क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अभी तो क्वेश्चन है, ये है देखिए, साइक्लोपेंटेनोन है और ये NH2OH है, यानी हाइड्रॉक्सिलेमाइन है। ये क्या है, हाइड्रॉक्सी, हालांकि क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं लिखा है, हाइड्रॉक्सिलेमाइन है। ये हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, अब आपका आंसर ये है। ये देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर साइक्लोपेंटेनोन है, अब थोड़ा सा दबा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लोपेंटेनोन है, और ये हाइड्रॉक्सिलेमाइन है, हाइड्रॉक्सिलेमाइन है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट मिस कर रहा है, यहाँ पर क्या मिस कर रहा है, प्रोडक्ट, क्या बना, तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए ये N है ना, यहाँ पे NOH, देखिए ये ऐसा है, ये जो वाटर है, ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिए, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे प्यारे बच्चों, वाटर। तो सीधे सीधे NOH है, N आके जुड़ जाएगा, N और OH, ये हिस्सा पूरा जो बच रहा है ये वाला, देख रहे हैं ना, NOH आके जुड़ गया। अब इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटिल हाइड्रॉक्सिलेमाइन, साइक्लोपेंटिल हाइड्रॉक्सिलेमाइन, CYCLO PENTYL HYDRO
XYLAMINE, साइक्लोपेंटिल हाइड्रॉक्सीलेमाइन हो गया ये प्यारे बच्चों। अच्छा, तो ए का हुआ। अब बी का देखिए, यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है और जिसका ये ओजानोलिसिस किया गया जिंक जिंक और वाटर के प्रेजेंस में, तो ये बना है ना साइक्लोहेक्सेनोन बना। क्या बना? साइक्लोहेक्सेनोन। तो यहाँ पर क्या होगा? अब इसका आंसर यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये है। अब आंसर देखिए, इसके ये क्वेश्चन मार्क है, ये आंसर है आपका, यही आंसर है। साइक्लोहेक्सिलाइडिन, हेक्सिलाइडिन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सिलाइडिन। आइडिन क्यों लगा? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दो साइक्लो कंपाउंड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हेक्सिलाइडिन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सिलाइडिन साइक्लोहेक्सेन, CYCLOHEXYLIDENE, CYCLOHEXAN, साइक्लोहेक्सिलाइडिन हो गया ये। और इसका रिएक्शन कराएंगे प्यारे बच्चों, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा प्यारे बच्चों, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा प्यारे बच्चों, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। तो आपका जो आंसर ये रहा, देखिए ये जो आंसर है हम उसके नीचे अंडरलाइन कर दें। आपका आंसर यहाँ पर ये भरना है, यहाँ वाले आंसर में ये भरना है, ठीक है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट मिस कर रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट मिस कर रहा है। आगे बढ़िए, आप नोट कर लें। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब उसी का सी क्वेश्चन है, ये है थाइलिक एसिड, ये रिएक्टेंट है और थायोनिल क्लोराइड है और हीट है। थाइलिक एसिड को थायोनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में गर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर क्या होगा? यानी प्रोडक्ट यहाँ मिस कर रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट मिस कर रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा? देखिए आप, ये OH है, OH OH और 2 क्लोरीन है Cl, है ना, तो दोनों क्लोरीन यहाँ लग जाएगा। ये थाइलिक एसिड है, याद रखिए ये थाइलिक एसिड है, COOH COH। अब बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, थाइलवाइल क्लोराइड, थाइलवाइल क्लोराइड, थाइलवाइल क्लोराइड बन जाएगा और बदले में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल के बाहर हो जाएगी और वाटर वेपर भी निकल के बाहर हो जाएगा, वाटर वेपर भी निकल जाएगा, ठीक है ना। बदले में देखिए SO है, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा, SO2 हो जाएगा और H2 OH और H बचेगा, वाटर बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ये हो जाएगा थाइलवाइल क्लोराइड हो गया, थाइलवाइल क्लोराइड हो गया प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये प्रोडक्ट है। आपका जो प्रोडक्ट मिस है ये, हालांकि सब हमने ये बैलेंस कर दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखना है थाइलवाइल क्लोराइड ये मिस कर रहा है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, ये है बेंजीन का रिंग है, CHO है, इस कार्बन पर CHO है, इस कार्बन पर COOH ग्रुप है, सोडियम साइनाइड और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जा रहा है, क्या बन सकता है? और इसका नाम है 2-फॉर्मिल बेंजोइक एसिड, क्योंकि COOH को 1 नंबर देंगे और 2 को ये, तो एक कार्बन है यहाँ फॉर्मिल हो जाएगा, 2-फॉर्मिल बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या मिस कर रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट मिस कर रहा है। अब आपका आंसर देखिए यहाँ पर शुरू हो रहा है, यही चीज़ मैं लिख दिया, CHO COOH 2-फॉर्मिल बेंजोइक एसिड NaCN HCl, है ना। तो क्या होगा? ये COOH डिस्टर्ब नहीं होगा, यही होगा, ये CH है, CH पर प्यारे बच्चों, CH पर क्या होगा? CH पर ये जो है कार्बोनिल ग्रुप, वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, बाकी CN जुड़ जाएगा और CN जुड़ जाएगा CN। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, ऐसे में बना दे रहा हूँ, ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये हो गया प्यारे बच्चों हाइड्रोजन ग्रुप, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा,
ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस हो जाएगा। तो अब जो हो जाएगा, जो यहाँ पर जो आ जाएगा माइनस के पास एक एच आ जाएगा, प्लस एच यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ओ एच, इस सी एच के पास यहाँ पे सी एच है, ये सी एच हो गया ना, ये पूरा सी एच हो गया। तो ये सी एच है यहाँ पर, सी एच पर ओ एच, बाकी उसी से साइनाइड जुड़ गया, उसी से कार्बन से साइनाइड जुड़ गया, अलग से साइनाइड जुड़ गया, चूंकि कार्बन प्लस है तो साइनाइड माइनस जुड़ गया। यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन हुआ। तो क्या हमारा नाम हुआ, देखिए इसका नंबरिंग करते हैं, कार्बन नंबर 1 और 2। अब इसमें नंबर करते हैं तो 1 है, ये कार्बन नंबर 1, चूंकि चैन का कार्बन है ना, 1 हो गया। 1 पर हाइड्रोक्सी है, देखिए पहले तो 2 लिखें। इस कार्बन नंबर 2 पर क्या है, 1 हाइड्रोक्सी, 1 पर ओ एच है। एक कार्बन नंबर 2 किसका है, बेंजीन का है। यहाँ पर ये कार्बन नंबर 2 बेंजीन का है, तो इस कार्बन को बाहर लिख लिया। अब इस कार्बन पर पूरा इतना अटैच है, क्या है, एक ब्रैकेट बनाया, 1 पर हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी, फिर 1 पर क्या है, साइनो है, फिर 1 पर एक ही कार्बन है तो मिथाइल हो गया, फिर ये बेंजोइक एसिड आ गया, बेंजोइक एसिड आ गया प्यारे बच्चों। तो इसको नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करता हूँ, इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों तो आगे प्रोसीड करता हूँ। आप फटाक से नोट करिए। वेरी गुड प्यारे बच्चों, नोट करते चलिए। सारा क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है आपका, ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वेरी गुड, आप नोट कर लें। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ये ई है और ये एसिटोफिनान बन रहा है प्यारे बच्चों, एसिटोफिनान बन रहा है ना। तो एक तरह से एसाइलेशन है ये, आप याद करो, एसाइलेशन एल्काइलेशन किसका रिएक्शन है, अरे फ्रीडल क्राफ्ट का है प्यारे बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन ऐसे लिखा है पेपर में, और आप बेंजीन से एसिटोफिनान बन रहा है, यानी एक एसाइल ग्रुप जुड़ा। एक देखिए, अगर आप इसको ढक लें तो क्या आया है नया, CH3CO, CH3CO, और RCO को क्या कहते हैं, एसाइल, एसाइल ग्रुप है। एसाइल ग्रुप यानी एसाइलेशन हुआ होगा। तो अब देखिए ये तो क्वेश्चन है आपका, अब चलते हैं आंसर में। आंसर में प्यारे बच्चों कैसे है, आंसर में क्या हो रहा है, अब देखिए यहां पर बेंजीन ले लिया, CH3COCl नया आ गया, एसिटिल क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्राइड एल्युमिनियम क्लोराइड ले लिया। हमने नाम नीचे लिख दिया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी एसाइलेशन। एसाइलेशन इसलिए लिख दिया कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन प्यारे बच्चों 2 टाइप का होता है, अल्काइल जोड़ेंगे तो एल्काइलेशन, एसाइल जोड़ेंगे तो अगर केवल आर जोड़ेंगे तो एल्काइलेशन, RCO जोड़ेंगे तो एसाइलेशन। तो यहाँ RCO है, मतलब जो है एसिटिल ग्रुप है, एसिटिल, तो एसाइलेशन हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ से ये बांड टूट जाएगा, ठीक, अब ये आके ऐसे जुड़ेगा, तो जहाँ जुड़ेगा प्यारे बच्चों वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। देखिए कार्बन और हाइड्रो यहाँ पर है, यहाँ कार्बन भी है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट करके Cl से मिल करके या Cl बना लेगा, बस। अब ये उलट करके क्या जुड़ गया, ये CH3, ऐसे देखिए CH3, ये CH3 है ना, ये आ गया, और C डबल बॉन्ड O, और लिंक हो गया इधर बेंजीन से, यहीं से हाइड्रोजन हटा था, यहीं से आके जुड़ गया। अब क्या होगा, एसिटोफिनान, आप यहाँ पे पहुँच गए ना, बेंजीन से एसिटोफिनान पहुँच गए। ये रिएक्शन कंप्लीट करना था आपको। अच्छा, अब अगला 33A है, 33 का A है, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। 33 का A न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा RG0 ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एट 25 डिग्री सेल्सियस। AU यानी गोल्ड है, AU सॉलिड प्लस Ca+2 1 मोलर T, कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर, इज इक्वल टू AU पर +3 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड Ca सॉलिड, कैल्शियम सॉलिड। और अब दिया है वैल्यू पोटेंशियल का, E0 AU 3+ AU इज इक्वल टू +1.5 वोल्ट, E0 Ca+2 Ca इज इक्वल टू -2.87 वोल्ट।
है ना। और फिर अभी अभी क्वेश्चन ही चल रहा है, प्रेडिक्ट, पता करिए वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस आर नॉट एट 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि 1F इज इक्वल टू 96,500 कूलम्ब पर मोल, है ना। आप पता करें कि रिएक्शन अपने आप होती है कि नहीं, इस टेम्परेचर पर अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है। 1 फैराडे 96,500 कूलम्ब है, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन। तो आप पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लें थोड़े समय के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लें तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, बहुत इजी है क्वेश्चन। सब रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दिया है, आपको कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। ये जो सारे पोटेंशियल हैं रिडक्शन के रूप में है, आपको चेंज वेंज नहीं करना है, केवल वैल्यू रख देना है। चलते हैं, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसका सलूशन, उस क्वेश्चन का सलूशन, ई नॉट सेल यानी सेल पोटेंशियल, जिसको EMF कहते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना। तो क्या है, कैथोड की वैल्यू कितनी है, -2.87 और -1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4.37 वोल्ट आ गया। ई नॉट का वैल्यू निगेटिव आया है, ध्यान दीजिए क्या आया है, निगेटिव आया है। अच्छा, अब डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू -NF ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल आप निकाल लिए हो। अच्छा, अब एन की वैल्यू कैसे पता किया जाए प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन है, मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, बैलेंस इक्वेशन 2AU 3CA पर +2 इज इक्वल टू 2AU +3 चार्ज +3CA। तो यहाँ पर देखा जाए 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, एन इज इक्वल टू 6 है, एन इज इक्वल टू 6 पहले तो ये डिसाइड करिए, है ना। अब यहाँ पर डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, ये इक्वेशन है, बस क्या है, रख दो वैल्यू, एन की वैल्यू 6 रख दिया, माइनस तो फार्मूले में है, और एफ की फैराडे की अभी वैल्यू दिया है 96,500, और ना भी दे तो आपको याद रहना चाहिए, वैसे पेपर में दे दिया है, ना भी दे तो आपको 1 फैराडे 96,500 कूलम है, ये हो गया। इनटू ई सेल की वैल्यू कितनी आई है, ये वाला वैल्यू ये आया है -4.37, तो प्यारे बच्चों माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ, माइनस माइनस का इंटू क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा 2530.23 किलो जूल पर मोल आंसर। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है प्यारे बच्चों, इक्वेशन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप में नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिख दिया है, उसी में पूछा है कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो देखिए एज डेल्टा आर जी नॉट इज पॉजिटिव और ई नॉट सेल इज निगेटिव, द रिएक्शन एज गिवन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी से पता, यहीं पर मालूम हो गया, ई नॉट की वैल्यू निगेटिव आ गई तो मालूम हो गया कि नॉन स्पॉन्टेनियस, निगेटिव माने नॉन स्पॉन्टेनियस, ये है। तो अगर पॉजिटिव आता है तब भी नॉन गिब्स एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर गिब्स एनर्जी की वैल्यू जी नॉट डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू निगेटिव आती तब स्पॉन्टेनियस हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव आ गया, वैल्यू पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव आया है, इसी को देख करके बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस है कि ना। यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव आया है, प्लस आया है, प्लस चिन्ह में आया है, यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ, प्लस देखिए माइनस और माइनस का इंटू ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव है इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, अब 33 का बी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 33 का बी क्वेश्चन है। टार्निश्ड माने धब्बा, धूमिल होना, टार्निश्ड सिल्वर माने चांदी, टार्निश्ड सिल्वर कंटेन्स Ag2S, जिस सिल्वर चांदी पर जो धब्बा लग जाता है काला काला, उसमें क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है, Ag2S, ठीक है। एक काले रंग का टार्निश धब्बेदार सिल्वर में क्या होता है, Ag2S होता है।
टार्निश माने धब्बा, गंदा हो जाए, जो चांदी गंदा हो जाए तो उस पर क्या होता है, Ag2S होता है। कैन दिस टार्निश बी रिमूव्ड बाय प्लेसिंग टार्निश्ड सिल्वर वेयर? क्या इस धब्बे को हटाया जा सकता है बाय प्लेसिंग टार्निश्ड सिल्वर वेयर? एक एक टार्निश्ड सिल्वर इसके ऊपर रख दें। इन एन एल्युमिनियम पैन, इन एन एल्युमिनियम पैन, एल्युमिनियम के बर्तन में कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, एक एल्युमिनियम के बर्तन में जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन रखा गया है, ये NaCl है ना। एक एल्युमिनियम के बर्तन में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रख दें, सिल्वर वेयर रख दें और टार्निश्ड सिल्वर रख दें, तो क्या उसका टार्निश्ड हट जाएगा? एक क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ रिएक्शन दिया है, देखिए Ag2S, ये टार्निश्ड सिल्वर है। Ag2S सॉलिड है, प्लस 2E इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Ag सॉलिड है, प्लस सल्फाइड -2 इज माइनस 0.71 वोल्ट। एंड फॉर Al3 प्लस 3E, Al पर 3 चार्ज प्लस 3 चार्ज, एल्युमिनियम पर प्लस 3 चार्ज प्लस 3E इज इक्वल टू 2Al इज -1.66 वोल्ट। तो पहले आप इसको पूरा नोट कर लें क्वेश्चन की, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम, टार्निश एल्युमिनियम का धब्बा मिट जाएगा कि नहीं मिटेगा। तो इसी से पता चलेगा, इसी से पता चलेगा आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब। पहले इसको आप नोट कर लें, ये वैल्यू और ये वैल्यू और क्वेश्चन। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं प्यारे बच्चों, आप नोट कर लें। बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी खास बात ये है, टार्निश्ड विल बी रिमूव्ड इफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर ऐसा रिएक्शन होता है तो टार्निश्ड रिमूव हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा रिएक्शन होता है तब, इस तरह का रिएक्शन, एल्युमिनियम के बर्तन में रखा गया है, ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम का बर्तन बना है, उसमें क्या रखा गया है, टार्निश्ड सिल्वर रखा गया है। तो अब देखिए, अब सिल्वर टार्निश्ड है, तो अब एल्युमिनियम पर प्लस 3 चार्ज हो गया, 2Ag हो गया, और सल्फाइड पर माइनस चार्ज हो गया। अगर ऐसी रिएक्शन होगी तो टार्निश्ड हट जाएगा, तब तो भाई चांदी पूरा साफ साफ हो गया। अब पहले ऐसा करते हैं, पहले इसको तनी पता तो करें कि क्या हो रहा है। EMF ऑफ दिस सेल रिएक्शन, EMF भाई, E कैथोड माइनस एनोड, यहाँ पर E कैथोड माइनस एनोड। तो प्यारे बच्चों, ये जो Ag2S है, Ag2S कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, Ag2S पर रिडक्शन ही तो हो रहा है। Ag2S 2Ag है, Ag2S 2Ag और कामा सल्फाइड आयन है, कामा सल्फाइड आयन है। तो और माइनस E0 Al पर 3 प्लस ऑब्लिक Al, ये माइनस है, ये फार्मूला है ना। या E0 कैथोड, E0 एनोड, आप लिख दें, खत्म बात। तो कैथोड का क्या दिया, वैल्यू दिया था अभी पीछे के पेज में वैल्यू दिया था -0.71 माइनस, ये माइनस है, -1 फिर -1.66, ये माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, आया क्या, पॉजिटिव में, बाप रे, पॉजिटिव में है। तो EMF पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव में आ गया मतलब रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। EMF इज पॉजिटिव। अभी एक क्वेश्चन उधर था, EMF निगेटिव आया था तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया था, लेकिन यहाँ पर EMF पॉजिटिव आ गया प्यारे बच्चों, तब तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड टार्निश विल बी रिमूव्ड। ये रिएक्शन चलेगा, हाँ ये रिएक्शन चलेगा भाई। और टार्निश्ड यानी एल्युमिनियम के बर्तन में टार्निश्ड सिल्वर हम रख दें, एल्युमिनियम के बर्तन में टार्निश्ड सिल्वर हम रख दें तो फिर रिएक्शन चलेगा और सिल्वर भाई चमकने लगेगा चमाचम। अब इसी का 30A का R है, R 33 का 33A का R है, R ये जो है, या तो इसे अगर नहीं आता है आपको
तो आप ROR पेपर में होगा 33B। 33A है, अब 33B। डिफाइन फॉलोइंग सेल पोटेंशियल फ्यूल सेल, सेल पोटेंशियल फ्यूल सेल। तो सेल पोटेंशियल पर देखिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वानिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। यानी दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो सेल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, भाई दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं होता है। जब बराबर हो जाएगा तब तो जीरो हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहेगा। थोड़ा किसी का ज़्यादा हो किसी का कम हो तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। साफ साफ लिखा है सेल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। टू इलेक्ट्रोड माने क्या, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड ऑफ गैल्वानिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। अच्छा, फ्यूल सेल। अब अगला है, पहले इसका आप नोट कर लें, इसको इतना नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करूँ। ये पूरा नोट कर लें तो हम आगे प्रोसीड करें। फ्यूल सेल आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, फ्यूल सेल। जी हाँ, चलिए अब फ्यूल सेल का मैं डायग्राम यहाँ पर नहीं बनाया हूँ। फ्यूल सेल का डायग्राम प्यारे बच्चों बुक से देख करके डायग्राम जरूर एग्जाम में बनाइएगा, ये मेरा सुझाव है। डायग्राम आप जरूर बनाएंगे, डायग्राम पर आपको मार्क्स मिलेगा फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल हर वर्ष से आता है, ये बात है। फ्यूल सेल हर वर्ष से आता है। मैं बोर्ड की कॉपी को अब तक जो इवैल्यूएट किया हूँ उसमें देखा गया कि फ्यूल सेल अक्सर आता है, अन्य सेल तो कम, लेकिन फ्यूल सेल बहुत ज़्यादा आता है। तो फ्यूल सेल का बच्चों आप डायग्राम तो आप अच्छे से तैयार कर लो, रट लो, समझ लो, है ना। और उसके कुछ पॉइंट्स जो है, तो जो मेन पॉइंट है फ्यूल सेल के बारे में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। द फ्यूल सेल एक प्रकार की गैल्वानिक सेल है प्यारे बच्चों। फ्यूल सेल एक प्रकार की गैल्वानिक सेल है। द गैल्वानिक सेल इन विच कंबस्टन एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल सेल। ध्यान दीजिए, जिसमें फ्यूल का कंबस्टन हो, जिसमें फ्यूल माने ईंधन, जिस सेल में फ्यूल का कंबस्टन हो, अब कंबस्टन होने के बाद उसकी जो एनर्जी है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कितना अच्छा सेल है ऐसा सेल जिसमें फ्यूल के कंबस्टन की कंबस्टन एनर्जी सीधे कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन बी है, बी 33 का बी का क्वेश्चन बी है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको फार्मूला पेपर में लिखा हुआ होगा, Zn सॉलिड, फिर Zn+2 इलेक्ट्रोड हो गया, इसकी मोलारिटी है 0.1 m जो है, फिर एक साल्ट ब्रिज है जो दो पैरेलल लाइन खींची गई हैं जो कि साल्ट ब्रिज को बताती हैं। ये CD है, ये CD है, थोड़ा सा डार्क लग रहा है, CD माने कैडमियम, CD पर +2, फिर ये इसका मोलारिटी है 0.01 m, और फिर CD है, सॉलिड है, ठीक है। तो जिंक और कैडमियम है कुल मिलाकर के, है ना। और कुछ वैल्यू दिया गया, अभी आपका क्वेश्चन ही चल रहा है, गिवन E0 CD+2 बाई CD इक्वल टू -0.40 वोल्ट। चलिए भैया, एक इलेक्ट्रोड का वैल्यू बन गया। अच्छा, फिर E0 Zn+2 Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस सवाल में सभी पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दिया गया है प्यारे बच्चों, तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया करिए, लेकिन यहाँ तो इतना आसान कर दिया है कि सब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। log 10 की वैल्यू 1 भी दे दिया है आपको। अब क्या रह ही गया है भाई, ये आपका ऊपर का इतना हिस्सा क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन चलते हैं। हियर n इक्वल टू 2, कैसे पहचाना n इक्वल टू 2 है भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 प्लस चार्ज, तो अब 2 प्लस चार्ज को मिटाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 प्लस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए 2 माइनस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो n इक्वल टू 2 हो गया, ठीक। अच्छा, अब
आप पहले ई नाट सेल का ईएमएफ निकाल लीजिए, ईएमएफ है ना, सॉरी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लीजिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब ईएमएफ रहेगा, तब ईएमएफ पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ई नाट सेल इक्वल टू ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड हो जाएगा कि ई नाट कैथोड कितना है भाई, कैथोड कैसे पता ये कौन कैथोड है कौन एनोड है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कैडमियम है वो कैथोड का काम करेगा और जिंक है एनोड का काम करेगा। तो कैथोड की वैल्यू यहाँ पर दिया है -0.4040 है ना, और एनोड का दिया है -0.76 है प्यारे बच्चों। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा प्यारे बच्चों। कैथोड वह बनेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नीचे हो। दो एलिमेंट का कंपेयर करिए, दो एलिमेंट का कैडमियम का और जिंक का कंपेयर करिए, ठीक है। तो कैडमियम ही कैथोड क्यों बना, कैडमियम कैथोड बन गया और जिंक एनोड बन गया। सीरीज में प्यारे बच्चों, सीरीज में जो ऊपर होता है, अब दो एलिमेंट है, अब इसको डिसाइड करिए कौन ऊपर पड़ेगा कौन नीचे। तो यहाँ पर जिंक ऊपर पड़ेगा तो जिंक एनोड बन गया, कैडमियम नीचे पड़ेगा तो कैडमियम कैथोड को हो गया। तो कैडमियम की जो वैल्यू है कैथोड लिखी जाएगी, जिंक की जो वैल्यू है एनोड हो जाएगी, है ना, ये बात है। दोनों देखा जाए तो जिंक जो है ऊपर पड़ेगा एनोड हो गया, कैडमियम नीचे पड़ेगा कैथोड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कैडमियम की ये ई नाट की वैल्यू -0.40 माइनस फिर -0.76। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ गया क्या प्लस में आ गया, प्लस 0.36 वो हो ये आ गया। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आया है, तो पॉजिटिव वैल्यू आया है, रिएक्शन तो होगा। खैर इसके बारे में तो पूछा नहीं जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ईएमएफ। तो ई सेल कहिए चाहे ईएमएफ कहिए, इससे बात एक ही है। तो ई नाट सेल -0.059/2 अपान जो है एन होता है ना, तो एक चूँकि यहाँ पर 2 लिख दिया, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक यानी प्रोडक्ट अपान ये हो जाएगा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 हो गया और ये ई नाट की वैल्यू कितना हुआ 0.36, ये हमने निकाला है कहाँ पे, ये है, ये रख दिया माइनस ये हो गया 0.0592 log 0.1 m। जिंक का कितना है, जिंक का ये लिखा है, ये है देखिए, ये है 0.1 m, 0.1, और कैडमियम का कितना लिखा है 0.01 m, ये है, लिख दिया इसे। अब प्यारे बच्चों इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ -0.0295। अब ये डिवाइड कर दिया तो log 10 आया, log 10 की वैल्यू 1 दिया है, बस क्या करना है 0.36 माइनस 0.0295 इंटू 1, आपका ये आ जाएगा 0.3305 वोल्ट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सन 2025 का पेपर का लास्ट सेक्शन ई का पूरा सलूशन भेजा जा चुका है मास्टर केम चैनल द्वारा आपको। मास्टर केम चैनल अब सन 2023 का पेपर सॉल्व करेगा। आपके पास चैनल पर सन 2024 का 25 का पेपर चला गया। सन 2024 को कैसे देखेंगे, बोर्ड एग्जाम सलूशन मास्टर केम चैनल, मास्टर केम अमला शंकर ऐसे लिखेंगे
मास्टर केम अमला शंकर यादव बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन सन 2024, तो प्ले लिस्ट में आपको खोल के चला जाएगा। सन 2024 का सॉल्यूशन मिल जाए। अब ये सन 2025 का है, ये जो जा रहा है सन 2025 का है। सन 2024 का तो मैंने पिछले साल ही भेज दिया था, ये इस साल 2025 का भेज रहा हूँ। 23 का हमको पेपर मिला है। अब हम मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा सन 2023 का, सन 2023 का जो पेपर जाएगा प्यारे बच्चों, उसमें बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। हालांकि सन 2025 में भी आने की संभावना है, लेकिन सन 2023 चूंकि एक साल गैप करके है ना, पहले का है, तो उसमें से क्वेश्चन जरूर रिवाइज करेंगे। तो आप इंतजार करते रहिए, सन 2023 के क्वेश्चन पेपर का सलूशन बहुत ही जल्द मास्टर केम चैनल अमला शंकर के द्वारा सॉल्व होके जाएगा। थैंक यू।